वैद्युत सेल का टर्मिनल विभवांतर। ये वैद्युत सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वनली विज्ञान विद जितेंद्र। तो आइए शुरू करते हैं वैद्युत सेल का टर्मिनल विभवांतर। देखिए, विभवांतर के बारे में आपने देखा था, वैद्युत सेल का ईएमएफ देखा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसी से थोड़ा सा इसमें अंतर है। आपने देखा था वैद्युत वाहक बल के केस में कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी वैद्युत सेल द्वारा, उसको आपने कहा था कि सेल का वैद्युत वाहक बल है। यहाँ पे थोड़ा सा मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ये कोई सेल है और ये कोई परिपथ है। यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ ना कुछ इसका जो है लिक्विड होगा, कोई घोल होगा, कोई ना कोई विलयन होगा जिससे कि थ्रू सेल बना होगा। ये दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक, यानी पॉजिटिव से निगेटिव तक कहिए, एनोड से कैथोड तक कहिए, कि यहाँ से यहाँ तक सेल को नहीं, सेल को छोड़ दीजिए, सेल सहित ना कह के हम ये कहें कि सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, यानी जो भी परिपथ है वह सेल द्वारा जोड़ा गया है, तो उस सेल के एक टर्मिनल यानी एनोड से लेकर के और कैथोड तक एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक आवेश को ले जाने में वैद्युत सेल द्वारा जितना विभव लगाया जाता है वह उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। मान लीजिए Q आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में सेल द्वारा W कार्य करना पड़ रहा है, तब सेल का टर्मिनल विभवांतर अगर V है तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं W/Q। यहाँ भी वही है, जैसे आपने देखा था सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू W/Q, यहाँ भी क्या है, V इक्वल टू W/Q। इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए कि एकांक आवेश को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ले जाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तो जो कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य क्या हो जाएगा, सेल का टर्मिनल विभवांतर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मान लीजिए कि जो बाह्य परिपथ है उसका प्रतिरोध क्या है, R है। इसके द्वारा विभव V लगाने पर इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तब सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, सेल का टर्मिनल विभवांतर यदि V है तो V के लिए क्या करेंगे, तो एकांक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, मान लीजिए W कार्य करना पड़ रहा है, आवेश है Q, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q, और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही V किसके बराबर हो जाएगा, तो आपको पता है इसमें धारा अगर I बह रही है तो I इंटू R के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने देखा जो टर्मिनल विभवांतर है वह किसके बराबर है, I इंटू R के बराबर है और W/Q के बराबर है, जहाँ W क्या है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा है, यानी सेल द्वारा किया गया कार्य है। नेक्स्ट है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। अभी आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो जैसे आपको पता है कि बाह्य प्रतिरोध, किसी परिपथ में एक प्रतिरोध होता है जिसको हम कैपिटल R से लिखते हैं, बाह्य प्रतिरोध, जो कि धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है। वैसे ही अगर सेल के अंदर बात करें तो उसका जो विलयन है, जो घोल है, वह भी धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है और वह प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिस प्रकार
किसी परिपथ में परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के कारण सेल के मार्ग में अवरोध लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर जो सेल का घोल होता है वह भी धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है और उस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम स्मॉल r से लिख रहे हैं। मान लीजिए ये कोई परिपथ है जिसका प्रतिरोध r है और इसे हम सेल द्वारा जोड़ रहे हैं। ये कोई सेल है, सपोज करिए ये सेल है और इस सेल द्वारा इसको जोड़ रहे हैं। इसका EMF मान लीजिए कैपिटल E है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। ये विद्युत वाहक बल अगर E है तथा टर्मिनल विभवांतर सपोज करिए V है, टर्मिनल विभवांतर अगर क्या है V है और सेल का विद्युत वाहक बल क्या है E है, तब देखिए अगर जिसमें धारा I बह रही है, धारा का मान क्या है I है, तब सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो V इक्वल टू क्या आएगा, विभवांतर V हो तो V इक्वल टू I इंटू R आएगा। जबकि R क्या, देखिए R V इक्वल टू I इंटू R, R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। परिपथ में बहने वाली धारा I है तो आपको पता है I इक्वल टू क्या होगा, तो सेल का विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध और प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी इसे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू E बाई कुल प्रतिरोध मतलब R और प्लस स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध और प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। या इसे लिखा जा सकता है, हम यहाँ लिख रहे हैं, या लिख सकते हैं I इक्वल टू E बाई R प्लस R, या इसे लिखा जा सकता है E इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। अब देखिए I इंटू R ये वास्तव में क्या है, टर्मिनल विभवांतर है। सेल का क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, यानी E इक्वल टू हम लिख सकते हैं V प्लस I इंटू R, I इंटू R। या लिखा जा सकता है V इक्वल टू E माइनस I इंटू R, यानी टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू क्या आ गया, E माइनस I इंटू R। थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाया जाए, यदि सेल द्वारा धारा न ली जाए, यदि सेल द्वारा धारा नहीं ली जाए, यदि सेल द्वारा धारा नहीं ली जाए, तब I इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। भाई सेल द्वारा धारा ही नहीं ले रहे हैं, I इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं V इक्वल टू E, V इक्वल टू E मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, मतलब क्या हुआ इसका कि यदि सेल द्वारा धारा न ली जाए, धारा जो है किसी परिपथ में न ली जाए, यानी खुला परिपथ हो, तब सेल का विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर ही होता है, यानी V और E दोनों बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि यहाँ से देखिए यही जो इक्वेशन आया था, यहाँ से देखा जाए तो हम लिख सकते हैं IR इक्वल टू लिखा जा सकता है, देखिए IR इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस V, E माइनस V। या लिख सकते हैं R इक्वल टू E बाई E माइनस V बाई I। या इसे हम लिख सकते हैं, चूँकि I इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बाई R, इस वैल्यू को अगर यहाँ रख दिया जाए तो ये आ जाएगा R इक्वल टू E माइनस V और बाई V बाई R। या लिख सकते हैं R इक्वल टू E बाई V, देखिए यहाँ पर E बाई V
और माइनस V बाई क्या आएगा V और इंटू R, यार सब में आ जाएगा। देखिए इसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर E बाई V बाई R है तो R यहाँ चला गया, और V बाई V बाई R है तो R यहाँ चला गया। R को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, यानी ये वैल्यू हो गई R इक्वल टू E बाई V माइनस 1 और इंटू क्या, कैपिटल R। तो ये एक संबंध निकल के आया, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। अगला है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, यानी वैद्युत अपघट्य जो सेल में रखा गया है वह कितना सांद्र है। अगर सांद्र होगा तो वह उतना ही ज़्यादा सेल के अंदर धारा के मार्ग में अवरोध लगाएगा, और धारा के मार्ग में अवरोध लगाएगा इसका मतलब क्या है कि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मीन्स ये हुआ कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता अगर बढ़ती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तब भी जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो जिसके कारण जो है धारा बह रही है, यानी जो आयंस हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा। मीन्स धारा का मान क्या होगा, कम होगा, और धारा का मान कम होगा मीन्स आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी इस केस में भी क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दे रहे हैं तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वैद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, यानी जो इलेक्ट्रोड जो ये सेल है, सेल में जो इलेक्ट्रोड जो कैथोड और एनोड जो लगाए गए हैं, अगर इनको डूबे हुए भाग का अगर क्षेत्रफल देखा जाए, ये जो डूबा हुआ भाग है इसका अगर क्षेत्रफल बढ़ जाए तो बढ़ने का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आयन क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। मीन्स यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यानी सेल के इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। अगर वैद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो आंतरिक प्रतिरोध डिक्रीज करता है, घटता है। नेक्स्ट है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, मतलब वैद्युत अपघट्य ही किस प्रकार का है, ऐसा तो नहीं है मतलब ज़्यादा दिन से बना के रखा गया है, उसमें जो है आयंस ही कम है, या आयंस जो है पहले से ही जो है ज़्यादातर जो उड़ चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, इधर से उधर जा चुके हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है कि जो वैद्युत अपघट्य है वो किस प्रकृति का है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयन है या कम से कम आयन है। अगर आयंस ज़्यादा होंगे तो विद्युत धारा भी ज़्यादा बहेगी, मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा, और आयंस की संख्या ही कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी वैद्युत अपघट्य के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और अगला है ताप। ताप, अगर सेल के आंतरिक सेल के जो घोल है, सेल का जो अंदर जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, अगर उसका ताप बढ़ जाए तो ताप बढ़ाने पे क्या होगा, ताप बढ़ने से उसकी सांद्रता क्या होगी, कम हो जाएगी, सांद्रता कम हो जाएगी, और सांद्रता कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घटेगा, आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। यानी ताप बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई, घटता है, क्योंकि सांद्रता क्या होगी, कमी आ गई। सांद्रता जब कम हो गया तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये रहा आज का टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि सेल का टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट अवश्य करिए